जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा, मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विद मनीषा शर्मा। अभी आपको मेरे द्वारा साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है, डेली जीके की ट्रिक्स दी जाती हैं और अभी हमने जो शुरुआत की है वो हमने शुरुआत कर दी है वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने पुनः जागरण का टॉपिक लिया है। पुनः जागरण के टॉपिक में हमने सबसे पहले देखा पुनः जागरण की पृष्ठभूमि, अर्थ, पुनः जागरण की विशेषता, और दूसरा हमने देखा, मतलब कल की क्लास में हमने देखा पुनः जागरण के कारण। आज हम देखेंगे पुनः जागरण की जो शुरुआत है वो इटली में ही क्यों हुई। तो आज की जो हमारी क्लास है हम देखेंगे कि पुनः जागरण की जो शुरुआत है वो इटली में ही क्यों हुई। आगे हम देखेंगे कि पुनः जागरण के क्या प्रभाव रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया विद्यार्थियों, आपका जो पूरा इतिहास है ना, चाहे आप विश्व का इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे आप भारतीय इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर कोई चीज होगी उसके पीछे के कारण, उसके पीछे की वजह, उसके पीछे की उसके बाद के प्रभाव और परिणाम भी दोनों देखने को मिलते हैं। तो पूरा इतिहास आपके क्या कारण और प्रभाव पे रहा है। तो हम देखेंगे कि पुनः जागरण की जो शुरुआत है वो इटली में ही क्यों हुई। तो आप ये टॉपिक डाल देना, इटली में ही क्यों हुआ। ठीक है साथियों, ये है इसका आज का टॉपिक। तो पुनः जागरण की शुरुआत आपके इटली में ही क्यों हुआ। आपको पता है इटली में एक शहर है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस तो इटली, फ्लोरेंस में आपके जितने भी जो विद्वान होंगे, जितने भी बुद्धिजीवी होंगे, वहां आपके अच्छे अच्छे विद्वान आएंगे, जिसे उनकी वजह से फ्लोरेंस में, फ्लोरेंस शहर में बहुत सारे बुद्धिजीवी विद्वानों की वजह से इटली को विद्वानों का शहर कहा जाता है। तो पहला आपको मैं बताती जाऊंगी कि इटली में होने के कारण रहे बहुत सारी बातें हैं। कोई एक फैक्ट नहीं है कि इटली में ही क्यों शुरुआत कर दी, बहुत सारे वजह हैं जिसकी वजह से पुनः जागरण की शुरुआत आपके इटली से मानी जाती है। तो पहला बिंदु आप लिखना, इटली को विद्वानों की नगरी कहा जाता है। आपसे पूछ ले कि विद्वानों की नगरी किस शहर को किसे कहा जाता है, तो आप बोलोगे कि विद्वानों की नगरी आपकी इटली को कहा जाता है। अब सेकंड बिंदु ये है, इटली में भी आपके फ्लोरेंस शहर है। फ्लोरेंस शहर इटली में है। यहां से इसकी, यहां मतलब पुनः जागरण की शुरुआत होती है, क्योंकि आपके बहुत सारे जो विद्वान आएंगे ना वो आपके फ्लोरेंस शहर से आएंगे, जिसकी वजह से इटली को विद्वानों की नगरी कहा जाता है। फ्लोरेंस शहर आपके इटली में होती है। ठीक है साथियों, तो आप देखोगे कौन कौन से जो विद्वान है आपके, ये फ्लोरेंस शहर से जो जो विद्वान है उसका नाम लिखवाती हूँ। मैं आपको मार्कर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छा सा हाईलाइट करते हुए दिखता रहेगा। आपका जो विंची है, विंची नाम आएगा, विंची है ना, एंजिलो, विंची एंजिलो, गिबटी, लिपि, दांते, बुक्कावसियो, क्या बोलते हैं इसको, बुकासियो, पैट्रॉक,
आप देखोगे मैं जैसे इनका प्रभाव और परिणाम बताऊंगी ना, तो इनका कैसे पुनर्जागरण में योगदान रहेगा, तो आप मतलब इनके प्रभाव में हम देखेंगे। तो अभी तो मैं आपको बता रही हूँ फ्लोरेंस शहर में कौन कौन से विद्वान हुए हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन सा विद्वान किस शहर का है। तो आपसे पूछ सकता है, इनके नाम पता होना चाहिए, कहाँ के निवासी है। तो इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है पेट्रॉक। पेट्रॉक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुनर्जागरण में सबसे ज्यादा जो योगदान माना जाता है ना, वो आपके मानववाद को माना जाता है। और मानववाद के जो जनक माने जाते हैं वो आपके पेट्रॉक को माने जाते हैं। कैसे? क्योंकि व्यक्ति तो धर्म के लिए सोच रहा था, चर्च ने जो बता दिया था उसके बारे में सोच रहा था। मानववाद का उदय कैसे हुआ वो आपके पेट्रॉक बताते हैं। पेट्रॉक है मैकियावेली, इसे आधुनिक कौटिल्य कहा जाता है ना। मैकियावेली को डोनेटेलो, ठीक है। ये आपके इटली के फ्लोरेंस शहर के रहने वाले हैं। इसी कारण से आप देखेंगे कि इटली को आपके विद्वानों की नगरी कहा जाता है, फ्लोरेंस शहर को आपको विद्वानों की नगरी कहा जाता है। तो आप देखोगे जब इतने सारे जब विद्वान होंगे जिस शहर में, तो लोगों की सोच में परिवर्तन आएगा, लोगों को एक पता चलेगा कि हमें मानवतावाद के लिए लड़ना है। तो ये सब जो थे आपके मेडिसी परिवार के, इन सबको आपके मेडिसी परिवार ने संरक्षण दिया था। मेडिसी परिवार में संरक्षण दिया था, और ये सब फ्लोरेंस नगर में रहते थे। मेडिसी क्या होता है? मध्यम वर्ग, जो अच्छा खासा अमीर परिवार से था। इन्होंने इनको संरक्षण दे रखा था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते जाए। ठीक है साथियों, आगे हम देखेंगे। देखो, जब आपके इतने सारे विद्वान एक ही शहर में रहेंगे तो आपको मानवतावाद का उदय होगा। व्यक्ति धर्म की बजाय मानव के बारे में सोचेगा, मानव कल्याण के बारे में सोचेगा। एक वजह ये थी क्योंकि इटली का जो फ्लोरेंस शहर था वो विद्वानों की नगरी था। विद्वानों की नगरी होने की वजह से इटली की जनता में जागरूकता आई कि हमें जो धर्म के नाम पे जो इतना लूट मचा रखा था चर्च और पादरियों ने, जो बाइबल में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, और चर्च और पादरी जो धर्म का हवाला देते थे, जो जनता को मतलब भ्रमित करते थे, ऐसे विद्वान जब आपकी नगरी में रहेंगे तो वो जनता को अच्छी बातें बताएंगे, जनता को जागरूक करेंगे। एक वजह आपकी ये भी थी क्योंकि आपके अधिकांश विद्वान इटली के फ्लोरेंस शहर में रहते थे। दूसरा कारण ये हो जाएगा भौगोलिक। पहला ये भौगोलिक अवस्थित। मैंने आपको बताया था, मैं अभी आपको वापस से बताऊंगी। इटली जो है हमारा, आप ये समझना, ये हमारा पूरा एशिया है और ये हमारा यूरोप है। ठीक है साथियों, ये यहाँ पर कहीं आपका इटली है। यहाँ तो मैंने बताया था आपका टर्की है। टर्की में आपका ऑटोमन साम्राज्य था। इटली यहाँ है आपका। तो इटली जहाँ है ना, वहां यहाँ पर आपका क्या भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में अवस्थित है आपका। जो क्योंकि आप देख लेना, किसी भी देश की जो भौगोलिक स्थिति होती है ना, वो उस देश को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। कैसे? आर्थिक रूप से प्रभावित करेगी, राजनीतिक रूप से प्रभावित करेगी, व्यापार वाणिज्य को लेकर प्रभावित करेगी। तो हम देखेंगे इटली जो है हमारा भूमध्य सागर है अवस्थित।
भूमध्य सागर में अवस्थित है। जैसे हमारा भारत, यहाँ देखेंगे हिंद महासागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, वैसे ही सेम कंडीशन आपकी इटली की है। इटली का जब आप मैप देखोगे ना, राजनीतिक नक्शा देखोगे ना, तो आप देखोगे कि इटली जैसे हमारी भारत की स्थिति है वैसे आपकी इटली की स्थिति है। इटली भी चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। इस वजह से भी पुनः जागरण की शुरुआत आपके इटली से मानी जाती है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने कल की क्लास में बताया था, आपको अगर कारण पता होगा तो प्रभाव आप अपने आप ही निकालते जाओगे। कारण ये था, ये हमारा एशिया है, ये यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पे टर्की है, टर्की ने बैजेंटाइन संप्रदाय पे अपना कब्जा कर लिया था। ये टर्की में ऑटोमन साम्राज्य था। जब टर्की यहाँ पे आपके कस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया था, कस्तुनतुनिया बैजेंटाइन संप्रदाय की राजधानी थी, तो क्या होगा, ये वाला रास्ता आपका ब्लॉक हो गया था। ब्लॉक होने की वजह से यूरोप के जो व्यापार वाणिज्य होते थे, उस व्यापार वाणिज्य होते थे वो आपके जलमार्ग की सहायता से होते थे, क्योंकि आपका स्थल मार्ग तो प्रभावित हो गया था। स्थल मार्ग प्रभावित हो गया था, तो यूरोप में जो भी व्यापार वाणिज्य होता था वो आपके जलमार्ग की सहायता से होता था। क्योंकि स्थल मार्ग जब प्रभावित होगा तो नेचुरल सी बात है, वो देश कहीं तो व्यापार वाणिज्य करेगा, व्यापार वाणिज्य के लिए एक देश से दूसरे देश जाएगा तो वो कोई तो मार्ग अपनाएगा, तो वो जल मार्ग की सहायता से आपका क्या बोलते व्यापार होता था। आप देखोगे कि जो इटली है चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, तो इटली को आपका यूरोप का प्रवेश द्वार माना जाता है। किसकी दृष्टि से? एशिया की दृष्टि से। आप देखोगे इटली का आपका जो यूरोप का प्रवेश द्वार है, यूरोप का प्रवेश द्वार इटली है। किसकी दृष्टि से? आपके एशिया की दृष्टि से। तो एशिया की दृष्टि से जो आपका यूरोप का प्रवेश द्वार है वो आपका इटली है। इटली शहर से आपका जो जलमार्ग था वो वहां से आसानी से किया जा सकता था। इस वजह से इटली को भी आपके पुनर्जागरण के लिए की शुरुआत का कारण माना जाता था, क्योंकि इटली से आसानी से यूरोप दूसरी जगहों से कनेक्ट कर लेता था। आप अच्छे से व्यापार वाणिज्य कर पाता था। तो इटली की जो भौगोलिक स्थिति के कारण भी इटली को ही पुनर्जागरण की शुरुआत का कारण माना जाता है। ठीक है साथियों, एक बार इसको भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको जब आप बाद में अपने आप से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका पहला, ये दूसरा। ठीक है, तीसरा आपका ये है जो आपका इटली है। इटली रोमन साम्राज्य में आता है। आपका इटली जो है आपके रोमन साम्राज्य में आता है। यह प्राचीन रोमन साम्राज्य का केंद्र रहा है। यह प्राचीन रोमन साम्राज्य का केंद्र रहा है। आपको पता है रोमन साम्राज्य का जब केंद्र रहा है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा धार्मिक विचार दिए जाते थे। और आपको पूरा पता है यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ है उसकी वजह थी धार्मिक, और हमारे भारत में जो पुनर्जागरण हुआ है उसकी जो विषय थी, उसकी जो वजह थी सामाजिक कारण। तो ये आपका इटली प्राचीन रोमन साम्राज्य का केंद्र रहा है, तो सबसे ज्यादा धार्मिक भावना भी यही थी। तो सबसे ज्यादा धार्मिक भावना भी इधर ही थी।
धार्मिक भावना होगी तो आपको पता है यहाँ पे रोमन साम्राज्य का प्राचीन केंद्र आया है। आपको पता है कि हम जब पढ़ते हैं, हम देखेंगे कि कैसे रोमन साम्राज्य ने मतलब चर्च का प्रभाव कैसे था, पादरियों का प्रभाव कैसा था। तो यहाँ पे धर्म के नाम पे जो जनता को, मेरी दृष्टि से, सॉरी मैं किसी की भावना को आघात नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, कि किस तरह बाइबिल का हवाला देते देते जनता को किस प्रकार मूर्ख बनाया जाता था, किस प्रकार कर टैक्स वसूल किया जाता था। तो वो यहाँ पर सबसे ज्यादा हुआ है। जाहिर सी बात है, जहां सबसे ज्यादा शोषण होगा वहीं सबसे ज्यादा आवाज उठेगी तो कारण भी वही होगा। कारण भी पुनर्जागरण की शुरुआत का कारण भी फिर इटली को ही माना जाएगा। तो आप, मेरा कहने का मतलब है, ये प्राचीन रोमन साम्राज्य केंद्र था। सबसे ज्यादा धार्मिक भावना भी इधर ही थी और धार्मिक भावना इधर होगी तो कारण भी यही होगा कि आवाज भी सबसे ज्यादा इधर से ही उठाई जाएगी। तो आप इस लिख लेना, धार्मिक भावना का केंद्र होने की वजह से आवाज भी यहीं से उठाई जाएगी। समझ, जहां पे प्रॉब्लम होगी समस्या भी हम वहीं से, समस्या का समाधान भी हम वहीं ढूंढेंगे। अगर प्रॉब्लम जहां नहीं है, हम समस्या का समाधान वहां ढूंढ नहीं सकते हैं। तो आपके जो धार्मिक, क्योंकि आपका जो पुनर्जागरण का कारण था धार्मिक था, तो सबसे ज्यादा धार्मिक विषय और धार्मिक भावना भी इधर ही थी। तो धार्मिक भावना का केंद्र होने के कारण आवाज भी आपकी यहीं से उठेगी। तो यह भी एक कारण था कि इटली को ही पुनर्जागरण का केंद्र बनाया गया। इटली से ही पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। तीसरा है, ये हो गया आपका। आप एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे और भी बताऊंगी। मतलब ये आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछ सकता है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से कौन सा कारण नहीं है जो इटली को पुनर्जागरण की शुरुआत में क्यों माना जाता है। तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। वहां पर प्राचीन रोमन साम्राज्य था, भौगोलिक स्थिति इसकी ऐसी थी, यहाँ पर विद्वानों की नगरी थी, विद्वान यहाँ पर ज्यादा रहा करते थे, इस वजह से आपको सारे कारण पता होना चाहिए कि इटली को ही पुनर्जागरण की शुरुआत का कारण क्यों माना जाता है। तो अभी तक हमने यहां तक देख लिया, और देखते हैं इसके बिंदु। नेक्स्ट है सर्वाधिक नगर क्षेत्र इटली में ही है। देखो, सर्वाधिक नगर क्षेत्र आपके इटली में ही है। कैसे? आपका फ्लोरेंस शहर देखा आपने, जैसे कि आप देखेंगे आपका फ्लोरेंस, जिसे विद्वानों की नगरी कहते हैं, आपके ना इसको कहते हैं, इटली के फ्लोरेंस शहर को कहते हैं, ध्यान रखना। फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान शहर है इटली में। फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान शहर और आपका रोम, ये सारे शहर आपके इटली में हैं। और सर्वाधिक नगर क्षेत्र होने की वजह से भी इटली में ही आपके पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। तो ये चौथा बिंदु था आपका। देखो, फिर पांचवा है आपके मेडिची परिवार वो अमीर परिवार हुआ करता था। मेडिची परिवार में फ्लोरेंस में विद्वानों को शरण दी। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, विद्वानों को शरण दी, जिससे देखो,
जब आपका मेडिची परिवार मतलब आपका अमीर वर्ग का परिवार था, उसने आपके जो फ्लोरेंस शहर में जितने भी विद्वान थे उनको शरण दी। अब जब कोई आपके पास रहेगा तो क्या होगा, भौतिकता के साधन बढ़ेंगे, आपके बुद्धिजीवियों की जो बातें हैं उनका प्रचार प्रसार होगा। तो आप आगे लिख लोगे, भौतिकता को बढ़ावा मिला। देखो इससे दो बातें हुई, आपके भौतिकता को बढ़ावा मिला, दूसरा है आपका भौतिकता और बौद्धिकता को बढ़ावा मिला। ये भी आपकी एक इटली का पुनर्जागरण की शुरुआत में कारण माना जाता है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपने लिख लिया। और भी इसका छठा कारण ये है, उपयोगितावाद को भी बढ़ावा मिला। क्योंकि आपको मालूम है, जिस शहर में जितने ज्यादा विद्वान होंगे, जिनको अच्छी और बुरी और सही और गलत में फर्क महसूस होगा, तो वहां पे आपका क्या, बुद्धिजीवियों के द्वारा आपकी बौद्धिकता बढ़ेगी और बौद्धिकता के साथ में उपयोगिता भी बढ़ेगी और उपयोगिता के साथ साथ में आपकी भौतिकता भी बढ़ेगी। तो इन सभी कारणों से आपकी जो पुनर्जागरण की शुरुआत है वो इटली को माना जाता है। एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके इटली में एक धनी व्यापारी हुआ है जिसका नाम है, इटली में सबसे धनी व्यापारी था लॉरेंजो मैग्निफेसेंट। इटली में सबसे धनी व्यापारी था जो मेडिसी परिवार से था। धनी व्यापारी, इसका नाम पता होना चाहिए इसलिए लिखवा रही हूँ। धनी व्यापारी लॉरेंजो मैग्निफेसेंट, यह आपका धनी व्यापारी था जिसका नाम था लॉरेंजो मैग्निफेसेंट। ये सबसे धनी व्यापारी था, आपको नाम पता होना चाहिए। जनरली आपसे नाम पूछ सकता है, लॉरेंजो मैग्निफेसेंट कहाँ से था, तो आपको पता होना चाहिए कि वो इटली शहर से था, मेडिसी परिवार से था, अमीर था, तो सबसे धनी व्यापारी था ये इटली का। ये तो था हमारे इटली में ही पुनर्जागरण की शुरुआत होने के कारण। ये मैंने आपको बता दिया था, इस इटली की जो भौगोलिक स्थिति है उसकी वजह से, क्योंकि ये यूरोप का प्रवेश द्वार था एशिया की दृष्टि से। यहाँ पे सभी विद्वान लोग रहते थे, फ्लोरेंस शहर में आपके विद्वान लोग रहते थे, जिसे हमने विद्वानों की नगरी कहा है। यहाँ पर सारे मतलब जो भी बुद्धिजीवी है सब यहीं पे रहते थे, जिससे उपयोगितावाद, आपकी बौद्धिकतावाद को बढ़ावा मिला। और हमने देखा है कि ये प्राचीन रोमन साम्राज्य का केंद्र होने की वजह से सारी धार्मिक बातें यहीं सबसे ज्यादा होती थी। धार्मिक विषय होने के कारण, क्योंकि आपका जो पुनर्जागरण का जो विषय है वो धर्म से संबंधित है, और जब आपका प्राचीन रोमन साम्राज्य का केंद्र होगा तो आवाजें भी यहीं से उठेगी सबसे ज्यादा। तो यही कारण है कि इटली से ही शुरुआत होने का कारण माना जाता है। अब हम देखेंगे पुनर्जागरण के प्रभाव। देखो साथियों, जब पुनर्जागरण से पहले आपको पता है जो चर्च है धर्म का हवाला देते आपकी जनता पे शोषण कर रही थी। लेकिन जैसे ही पुनर्जागरण, लोगों में जागरूकता आई, लोगों ने चर्च को, बाइबल को पढ़ा, बाइबल में लिखी हुई बातों को जाना, तो जब कोई कारण होता है तो उसका प्रभाव जरूर आता है। तो आप देखेंगे कि जो प्रभाव है आपके सिर्फ धर्म में ही नहीं प्रभाव हुआ, जितने भी विषय हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उन सब में आपको प्रभाव दिखाई देगा। तो हम देखेंगे
पुनः जागरण के प्रभाव। अब ये प्रभाव आपको सभी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो इसका जो प्रभाव है आपके साहित्य में भी मिलेगा देखने को, आपके कला क्षेत्र में और आपके साहित्य के क्षेत्र में और आपके विज्ञान के क्षेत्र में। क्यों देखने को मिलेगा? जब आपका पुनर्जागरण नहीं हुआ था तो आपके जितने भी जो वहां का शासक था, वहां जो चर्च का जो आपके पादरियों का ऑर्डर था, उनका सिर्फ यही था कि आप धर्म की बातें लिखो और आप उसके अगेंस्ट में कुछ भी बातें नहीं लिखोगे। अगर जिस व्यक्ति ने उनके धर्म के विरुद्ध, उनके द्वारा जो किए गए कार्य के विरुद्ध जो बातें ली है, या तो उनके ग्रंथ को जला दिए जाते थे, या जो लिखने वाला लेखक है, साहित्यकार है, जो भी क्षेत्र का व्यक्ति है, उसको जिंदा जला दिया जाता था या फांसी दे दी जाती थी। जैसे ही पुनर्जागरण हुआ, जैसे ही लोगों में जागरूकता आई, तो पुनर्जागरण के प्रभाव हमें आपको साहित्य के क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा, आपके कला के क्षेत्र को में देखने को मिलेगा और आपके विज्ञान के क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। तो आपके साहित्य में आप देखोगे पहले सिर्फ आपके वहां की जो मतलब आप धर्म और चर्च जो जिस भाषा में लिख दिए जाते थे, उसी में आपको साहित्य देखने को मिलता था। जैसे ही पुनर्जागरण आया तो आप देखेंगे कि वहां की जो क्षेत्रीय भाषा है वो साहित्य का प्रसार हुआ। पहले आपकी जो रिलीजन भाषा थी, जो आपकी धार्मिक भाषा थी, उसमें ही आपको साहित्य देखने को मिला। तो हम देखेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन सी भाषा में इसका प्रभाव रहा है। तो आप देखेंगे सबसे पहले इटावली में, या आपके इटली, आपके फ्रांसीसी, आपके अंग्रेजी, स्पेनिश, डच। तो पहले जो साहित्य का क्षेत्र था, धर्म का विषय था, वो आपको सिर्फ वहां की जो चर्च द्वारा जो भाषा है, जो आपकी अंग्रेजी भाषा में ही देखने को मिलता था। लेकिन जैसे ही पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण का जो प्रभाव है वो आपके साहित्य के क्षेत्र में भी पड़ा। तो आप देखेंगे जो आपका साहित्य है वो आपको इन भाषाओं में भी देखने को मिला, ताकि वहां की जनता उस साहित्य को आसानी से पढ़ सके। ऐसे ही आपकी कला के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कला के क्षेत्र में पहले आपका कला का जो विषय था वो भी धर्म था। धर्म के अलावा आप कला में कुछ भी नहीं लिख सकते थे। आप लिखने का प्रयास करोगे या तो आपको जिंदा जला दिया जाएगा, या आपको फांसी दे दी जाएगी, या जो भी आप कुछ कर रहे हैं उसको सार्वजनिक रूप से जला दिया जाता था। तो आपकी जो कला का क्षेत्र है, स्थापत्य कला, चित्रकला, ये इसके बारे में हम आगे बहुत वर्णन से पढ़ेंगे। कौन कौन से विद्वान आए, कौन कौन से विद्वानों ने कौन कौन सा साहित्य लिखा, कौन कौन से विद्वानों ने कौन कौन सी स्थापत्य कला बनाई, ये सब हम आपको डिटेल से पढ़ेंगे। स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला। ऐसे आपके विज्ञान के क्षेत्र में भी सिर्फ धर्म, कि धर्म कैसे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करता है, धर्म से व्यक्ति कैसे अपना कल्याण कर सकता है, कैसे हम मतलब ये प्रभु का आदेश है, प्रभु कैसे कल्याण करेंगे। तो विज्ञान के क्षेत्र में भी आपका क्या था, धर्म का ही विषय था। धर्म के अलावा कोई बात ही नहीं करेगा। धर्म के अलावा किसी ने कोई बात करी तो उसको ऐसा पनिशमेंट दिया जाता था, ऐसा अत्याचार किया जाता था कि वो कभी भी सोच नहीं सकता। इसलिए आपके पुनर्जागरण के कारण मतलब पुनर्जागरण का होने का कारण भी ये सब माना जाता है, क्योंकि हर चीज में धर्म, व्यक्ति मतलब स्वतंत्र नहीं था अपने विचारों से। तो आपका ये साहित्य के क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा इसका प्रभाव, कला के क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा इसका प्रभाव, आपके विज्ञान के क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। जैसे ही आपका पुनर्जागरण आता है तो इन सब में
आप लिखोगे इन सब में परिवर्तन होता है। तो हम एक एक के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे कि पुनर्जागरण का प्रभाव कैसे कैसे पड़ता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। कल से हम ये देखेंगे पुनर्जागरण का जो प्रभाव है। कल हम साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण का प्रभाव देखेंगे अच्छे से। आपके इटावली, आपके कौन कौन से साहित्यकार हुए, फ्रांसीसी साहित्यकार क्या हुए, उनकी क्या रचना है, आपके अंग्रेजी, स्पेनिश, डच, आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ आ सके, आपको किताबों को छांटना ना पड़े, आप किताबों में ना उलझे। तो इस दृष्टि से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रही हूं। आप मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। आप जितने ज्यादा जुड़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे और बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। वैसे तो आप चाहे कितने भी जुड़ रहे हो, मैं तब भी बेहतर पढ़ाऊंगी, लेकिन आपके द्वारा जुड़े हुए व्यक्ति जितने होंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि हम देखते हैं ना साइकोलॉजी में पुनर्बलन मिलता रहता है तो व्यक्ति कार्य बहुत अच्छा करता है। तो मैं अपना पूरा एफर्ट्स बहुत अच्छा से लगा रही हूं और लगाने का प्रयास भी करूंगी। जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों, धन्यवाद।